जुड़ रहे हैं। गुलरेज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे, तालिबान के सामने मुश्किलें हैं या जो कुछ भी वो कर रहे हैं वो उनकी खुशी का जो इजहार है वो सिर्फ दिखावा है? देखिए, मैं विक्रम जी इस पर कहता हूं कि जो मुश्किलें हैं वो तालिबान से ज्यादा दुनिया के जो डेमोक्रेटिक देश है, जो आसपास के देश है, सिवाय पाकिस्तान को छोड़ के, पाकिस्तान ना डेमोक्रेटिक है, इसलिए हम उसके बारे विषय में बात नहीं करें। और ये जो आग लगाई गई है ये पाकिस्तान और आईएसआई द्वारा लगाई गई है, तो बाकी सारे जितने भी देश हैं उनके लिए मुश्किल है। जहां तक तालिबान का विषय है, उनको तो बहुत कुछ अमेरिका ने सजाया दिया है। हम कुछ भी पिक्चर्स देखते रहे कि इसमें वो चीजों को निष्क्रिय कर रहे हैं, लेकिन हम ये बात क्यों भूलें कि 167 एयरक्राफ्ट की अफगान नेशनल आर्मी थी और वो 167 में से ऑलमोस्ट उनको सब कुछ मिल चुके हैं। फिर लाखों M16 राइफल्स मिले हैं, 16,000 से ज्यादा NVGs मिले हैं, तो उनको हथियार काफी मिला है। अब अमेरिका ने जो किया है कि जो अफगानिस्तान के 8 से 9 बिलियन US का फंड था वो जो कि फेडरल रिजर्व में था, उसको फ्रीज किया है और साथ में जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की तरफ से जो समर्थन आ रहा था वो रोक दिया है। लेकिन ये भी एक बात है ना, ये खुद अमेरिका द्वारा लगाई गई आग है। ना अमेरिका इसी जल्दबाजी में वहां से विड्रॉ करता, ना ये सारी स्थिति परिस्थिति बनती। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि दोनों तरफ ही समस्या है। क्यों है? एक तरफ अफगानिस्तान की 4 करोड़ की जनसंख्या है, छोटी जनसंख्या नहीं, बहुत बड़ी जनसंख्या है वो वहां पर फूड रिजर्व जो है ऑलमोस्ट 1 महीने से ज्यादा का नहीं बचा है। लेकिन गुलरेज भाई, तस्दीक करती हैं तस्वीरें जो हम आप देख रहे हैं, स्क्रीन पर भी मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। बात बड़ी है कि अमेरिका ने कहा तो कि आपको ये मिलेंगे हथियार, इस तरीके के हवाई आक्रमण करने वाले हथियार मिलेंगे, इतने ड्रोन्स मिलेंगे, सब कुछ उनका एक पैक्ट था, जो इंटरनल पैक्ट था वो दोहा में हुआ होगा। लेकिन सवाल तो यह है कि वो स्क्रैप बन के रह गए हैं। ये तालिबान की तरफ से बयान आ रहा है और अमेरिका इसकी इस पर न तो टिप्पणी कर रहा है, न इसको वो एक्सेप्ट कर रहा है, न तो इसको नकार रहा है। क्या माना जाए? विक्रम जी, इसके 2 पक्ष हैं। एक पक्ष है कि अमेरिकन हथियार जो कि काबुल एयरपोर्ट पे था वह उन्होंने निष्क्रिय किया, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में वो हथियार था जो अमेरिका ने अफगान नेशनल आर्मी को दिया था, जो उन्होंने बिना लड़े ही तालिबान के सामने समर्पित कर दिया। नहीं, तो क्या ये सच नहीं है? नहीं, थोड़ा सा ये भी स्पष्ट करिए। अमेरिका ने जो 3 लाख सैनिक तैयार किए थे, जो अफगान नेशनल आर्मी कही जाती है, उन्होंने आत्मसमर्पण की तो कहीं बात आई नहीं है। वो तो पता नहीं पर्दे के पीछे चले गए और ऐसा बताया जा रहा है कि वो पंजशीर वैली में जो अफगान लड़ रहे हैं रेजिस्टेंस फोर्स के रूप में, उनके साथ मिल गए हैं। नहीं, इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या है कि अभी तक जो माना गया कि 3.5 लाख के आसपास की अफगान नेशनल आर्मी, बड़ी स्ट्रॉन्ग आर्मी बनाई थी यूनाइटेड स्टेट्स ने, उसमें 1.25 लाख 1.5 लाख तो गोस्ट सोल्जर्स थे। गोस्ट सोल्जर मतलब सोल्जर था ही नहीं, वो केवल नाम लिखा हुआ था, उसकी पेज आ रही थी जो अमेरिका दे रहा था, और जो कमांडर्स और अफगानिस्तान के अधिकारी थे, जो अफगानिस्तान में भ्रष्टाचार चरम पर था, उसका पैसा डकारा जा रहा था। तो ज्यादा से ज्यादा 1 सवा लाख से ज्यादा नहीं थे वे। वो उनमें से भी बहुत सारों ने क्या किया कि देखिए, आप ये मत भूलिए, अफगानिस्तान एक ट्राइबल सोसाइटी है और ट्राइबल सोसाइटी में ट्राइबल एल्डर्स की भी चलती है, दूसरी भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो जब, और अफगानिस्तान की खासियत रही है कि जो विनिंग सेक्शन रहा है उसके साथ लोग चले जाते हैं। तो जब भी राइटिंग ऑन द वॉल दिखती है कि ये जीतने वाला है तो उसके साथ चले जाते हैं। तो यही कहीं ना कहीं वहां पर भी हुआ। फिर एक बात और भी है कि अफगानिस्तान में तालिबान का वर्चस्व जो था वो रूरल एरिया में ज्यादा था और अशरफ गनी की जो सरकार थी वो अर्बन सेक्टर में थी। लेकिन अफगान नेशनल आर्मी के भी ज्यादातर जो कैडेट्स थे वो रूरल बैकग्राउंड के थे, तो उनके ऊपर प्रेशर बारी बारी पे रहता है, क्योंकि ग्रामीण अंचल में तालिबान सक्रिय था, वो वहां पर उनके परिवारों पर प्रेशर डाल रहा था। तो अपनी जान बचाने के लिए गरीब घर के लोग थे, ये लोग शायद विड्रॉ कर लिए, ऐसा बहुत सारे एनालिस्ट का मानना है। लेकिन आप ये भी समझिए कि जो हथियार उनको मिला तालिबान को, वो कोई कंट्री के लिए कोई भी चुनौती नहीं है। आप क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो हथियार था अफगान नेशनल आर्मी को जो अमेरिका ने दिया था, वो काउंटर इंसर्जेंसी हथियार था, बिल्कुल, बिल्कुल, वॉर वेपन नहीं था। आप देखिए कि
एक खबर आपने सुनी होगी कि अफगानिस्तान का एक प्लेन जो था वो तजिकिस्तान के ऊपर से निकल रहा था, तजिक आर्मी ने उसको गिरा दिया था। अब आप सोचिए कि तजिकिस्तान कितना कमजोर है कि उस देश की वायुसेना के पास केवल एक स्क्वाड्रन है। एक स्क्वाड्रन का मतलब है कि 18-20 विमान की उसकी वायुसेना है। यदि वो भी उसकी विमान को गिरा सकती है तो वो विमान उस ग्रेड का नहीं था कि उसको। गुलेश भाई मैं ये सवाल क्यों उठा रहा हूं, और ये बड़ा मौजू है। सवाल इसलिए उठा रहा हूं कि अब तालिबान की खीज अमेरिका के खिलाफ इस कदर आ गई है कि वो साफ साफ कह रहा है, और यही कारण तो है कि ये बयान अब तालिबान के प्रवक्ताओं की तरफ से दी जा रही है कि हमारा रहनुमा अब सिर्फ और सिर्फ चीन रह गया है। क्योंकि अमेरिका की कारस्तानी को तालिबान जिस तरह से एक्सेप्ट करके और उस पर झुंझलाहट अपनी दिखा रहे हैं, अमेरिका की तो भद पिट गई ना। अमेरिका ने भद पिटी नहीं, अमेरिका ने खुद की भद पिटवाई। वो केवल खुद की नहीं पिटवाई बल्कि नेटो की भी पिटवा दी कि जिस प्रकार से निकला और एग्जिट हुई ना, ये तो ऐसा लगता है कि अनप्लान्ड एग्जिट की गई। और इसके बाद ये तो मैं शुरू दिन से कह रहा था कि चाइना यहाँ पर पैर पसारेगा, क्योंकि चाइना का आप इतिहास देखिए, चाहे अफ्रीका हो या दूसरी जगह हो, जहां पर भी वॉर लॉर्ड्स होते हैं चाइना बहुत अच्छी तरह से वॉर लॉर्ड्स को टेकल करता है। वो उनको पूरी लग्जरी आइटम भी देता है, उनको शस्त्र भी प्रोवाइड करता है, उनको जितने भी जरूरतें हैं उनको पूरी करता है, और साथ में उनके साथ पार्टनरशिप करता है और नेचुरल रिसोर्सेज का दोहन नहीं शोषण करता है। तो अब यही चीज अगर वो तालिबान को भी एक वॉर लॉर्ड की तरह ट्रीट करेगा तो डेफिनेटली वो बहुत अच्छी तरह से उसको टेकल कर सकता है, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस है। दुनिया के ज्यादातर देश और खासतौर से जो विकसित देश हैं वो वॉरलॉर्ड्स के साथ नहीं टेकल कर पाते, वो एक स्थायी सरकार के साथ टेकल करते हैं। वो सरकार कोई भी हो, डेमोक्रेटिक हो, वो किंगशिप वाली हो, वो कम्युनिज्म की हो, कोई भी सरकार हो, लेकिन जहां पर वॉरलॉर्ड का कल्चर है। अब आप देखिए कि वॉरलॉर्ड्स का कल्चर अफगानिस्तान में किस प्रकार से रहा है। हमने अब्दुल रशीद, नहीं ये तो ठीक है गुलेश भाई, हम सवाल उसी का आप जवाब दें, क्योंकि ढेर सारे सवाल हैं हमारे सवाल, और एक राजनयिक और राजनीतिक विश्लेषक के दृष्टिकोण से आप उस बात को जो देख रहे हैं वो समझें। इतिहास तो ढेर सारी चर्चाएं हो रही, लोग सुन रहे होंगे। हमें भी स्टार पर सीधा जवाब चाहते हैं कि सवाल यह है कि एक तरफ तो पाकिस्तान को खुश कर रहा है, दूसरी तरफ वो भारत से भी संबंध बनाना चाहता है। मैं तालिबान का जिक्र कर रहा हूं और उसी की बात कर रहा हूं। और तीसरी तरफ उसका बयान अब प्रभावी हो रहा है ठीक सरकार बनने से, जो स्थायी सरकार बनाई जा रही है, जो बारादर के नेतृत्व में बनने जा रही है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। उसके पहले उनके प्रवक्ताओं की तरफ से है कि हमारा रहनुमा तो चीन है। तो खेल तो अब शुरू हो गया ना इस खित्ते में। तो आप क्यों बोलते, देखिए विक्रम जी, इस पे किसी को शक शुबा कभी पहले से भी नहीं होना चाहिए था, न था कि चीन वहां रहनुमा रहेगा, क्योंकि जो तालिबान जो पैदाइश है वो आईएसआई की हो। वर्तमान में जो सरकार में नाम डिक्लेयर हुए हैं, आप देखिए कि सिराजुद्दीन हक्कानी जो कि वहां का गृह मंत्री बना है, सिराजुद्दीन हक्कानी क्या है, वो तो पूरी तरह से आईएसआई का ही व्यक्ति है। आप ये कह सकते हो कि एक तरह से आईएसआई का अधिकारी है, ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। और तालिबान के भी जो बड़े बड़े नेता होंगे वो डेफिनेटली डरते होंगे सिराजुद्दीन हक्कानी से और हक्कानी नेटवर्क से, क्योंकि इनके पास किलिंग पोटेंशियल इतना ज्यादा है ड्यू टू सपोर्ट ऑफ आईएसआई। फिर दूसरा, कल एक और घटना हुई, कल हुई है जो उनका इंटेल चीफ है इंटेलिजेंस का, वो नजीबुल्लाह को बनाया है। अब ये नजीबुल्लाह की पैदाइश जो थी ये फाटा के आसपास ही अफगानिस्तान में हुई थी, और ये 2012 में तालिबान के खिलाफ चला गया था। इसने अपना फ्रैक्शन बनाया था और इसको पूरा समर्थन था आईएसआई का। आप ये समझिए कि जब तालिबान के खिलाफ जिस आदमी ने तालिबान को तोड़ने की कोशिश की और तोड़ दिया और एक अपना फ्रैक्शन बना लिया और आईएसआई का क्लोज था, उसको आप इंटेल चीफ बना रहे हो, मतलब आईएसआई को हाथ में आपने इंटेलिजेंस दे दिया। अब आज के समय पाकिस्तान का रहनुमा कौन है, वो चीन है। तो आप वहीं से केमिस्ट्री समझ लीजिए कि चाइना इनका भी रहनुमा है और पाकिस्तान का भी। तो यही तो मैं कह रहा हूं कि तब तो स्थिति क्लियर हो गई। जो भू राजनीतिक स्थिति बन रही है, चीन, पाकिस्तान, तालिबान, अर्थात चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, और ये तीनों मिलकर के वही कुछ करेंगे जो चीन चाहेगा, और जो चीन चाहेगा उसको पाकिस्तान एग्जीक्यूट करेगा, और जो पाकिस्तान एग्जीक्यूट करेगा उसको धरती पर उसको कार्य रूप में परिणत करेंगे तालिबानी या तालिबान समर्थित वो आतंकी गुट। उसका प्रभाव कहां पड़ेगा? पीओके पर। पीओके पर प्रभाव पड़ेगा तो असर पड़ेगा कश्मीर पर। कश्मीर पे असर पड़ेगा तो आप सीधे सीधे समझते हैं दो देशों के बीच संघर्ष, और संघर्ष की जो स्थिति बनेगी तो सीधा असर भारत पे। सवाल तो यही है ना।
नहीं, मैं थोड़ा इसको अलग तरह से देखता हूँ। 90s में ये जरूर हुआ था कि तालिबान ने वहां पर इंसर्जेंसी करने की कोशिश की थी, घुसपैठ करने की कोशिश की थी पाक अधिकृत ऑक्युपाइड कश्मीर से हमारे कश्मीर में, स्वतंत्र कश्मीर में। लेकिन उस 90s के भारत में और आज के भारत में अंतर है। वो अंतर कैसा है? एक तो हमारा जो सिक्योरिटी स्ट्रक्चर है वो काफी बीफ्ड अप हो चुका है और अभी भारत सरकार ने और भी बीफ अप किया है वर्तमान जो समस्याएं हुई है अफगानिस्तान में उसके बाद। दूसरा, भारत का काउंटर इंटेलिजेंस जो है वो बहुत स्ट्रांग है। मैं आपको इस चीज को कैसे प्रूव कर सकता हूं? मैं एक बयान का जिक्र करना चाहूंगा। दोहा में बैठे सुहेल शाहीन ने कहा है, कश्मीर पर बोलना हमारा अधिकार है। क्यों है? क्योंकि वो धर्म से जुड़ा हुआ है। क्यों है? क्योंकि वो इस्लाम के मानने वाले हैं कश्मीरी, और इसलिए कश्मीर का सीधा जुड़ाव जो है वो तालिबान से हो जाता है। तो आप समझिए ना, हम इंटरनली एक्सटर्नली मजबूत हैं। हम कहां कह रहे हैं? सवाल तो यही है कि अगर हम तालिबान की वैधता की ओर, जिस तरह से पूरी विश्व जमात, दुनिया के सारे देश पीछे पड़े हुए हैं कि तालिबान को एक्सेप्ट करो हो बदले हुए स्वरूप में, बड़ा सवाल तो यह है कि राजनयिक प्रयासों से हम एक्सेप्ट भी करें तो हमें बदले में मिल क्या रहा है? यही तो मैं कहना चाह रहा हूं। इसी पर तो मैं स्पष्टीकरण चाह रहा हूं, इसी पर विश्लेषण चाह रहा हूं आपसे। देखिए, वो कश्मीर के नाम पे कुछ ना कुछ बोलता रहेगा। क्यों बोलता रहेगा? और करने की कोशिश भी करेगा, क्योंकि उसकी जो रस्सी है वो आईएसआई के हाथ पे है। और हमने देखा कि अभी जो अलगाववादी नेता की डेथ हुई कल कश्मीर में, तो किस प्रकार से पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री, वहां की फौज और खुद इमरान खान की प्रतिक्रिया आई। उन्होंने अपना झंडे को आधा झुकाया, जितने नाटक किए कर सकते थे किए उसके नाम पर, गिलानी के नाम पर। तो तालिबान डेफिनेटली कोशिश करेगा कि कश्मीर का नाक बार बार जितना पाकिस्तान अलापता है उससे ज्यादा अलापे, क्योंकि उसको पाकिस्तान को भी खुश करना है और विशेषकर आईएसआई को खुश करना है। और आईएसआई इज द डर्टी माइंड ऑफ पाकिस्तान, जो कि तालिबान को भी गुलेश भाई, मैं यही तो कह रहा हूँ, मैं यही बात तो कह रहा हूँ। चुनौती है कि अगर खुशी ही करना है आईएसआई को, तो पाकिस्तान अपने इस तथाकथित विदेश नीति पर, जहां नीति है ही नहीं, वहां तो वो सफल नजर आ रहा है। तो मुश्किलें तो हमारी बढ़ ही रही है ना। हम उन चुनौतियों का सामना करेंगे, क्योंकि 130 करोड़ जनता ये जनमत है और ये हमारी ताकत है, ये तो हम भी कह रहे हैं। लेकिन मुश्किलें हमारी बढ़ रही हैं। नहीं, बिल्कुल है। और आप ये दूसरी बात मत भूलिए कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, जो कि हमारा कश्मीर है, वहां तक तो तालिबान पहुंच ही चुका है। तो उससे लगा हुआ हमारा कश्मीर है। तो डेफिनेटली चुनौतियां हैं और चिंता का भी विषय है। इस चीज को कोई इग्नोर नहीं कर सकता। लेकिन जो बार बार एक बातें आ रही है, कई सर्कल्स में जो बात कर रहे हैं कि जो हथियार अमेरिका ने और या अफगान आर्मी के लोगों के हाथ लगे वो यदि कश्मीर में आते हैं तो क्या होगा, ये मैं इस चीज को ज्यादा कोई तवज्जो नहीं देता। क्योंकि M16 राइफल आ जाती है तो उसके अंदर कोई ऐसी मैजिकल बुलेट नहीं है जो दूसरे राइफल्स में नहीं थी। केवल एक ही चीज है, जो नाइट विजन गॉगल्स जो 16,000 छोड़ के गए हैं वहां पर अमेरिकी, और जो वो चलते हुए कंडीशन में है, वो वहां पर हमारे यहाँ यदि आते हैं तो फिर रात में हमले होने के चांसेस बढ़ते हैं कश्मीर में। तो नाइट विजन गॉगल्स की वजह से ये समस्या हो सकती है। बाकी ऐसा आर्म से रेगुलेशन कुछ भी नहीं है कि जिससे भारत को समस्या हो। बताइए, 70,000 ट्रक छोड़ के गए हैं तो मिलिट्री ग्रेड 70,000 ट्रक से हमको क्या फर्क पड़ना है? कोई आतंकवादी उससे नहीं आएंगे ट्रक से। हम भी छोड़ के गए हैं तो हम भी से तो कोई कश्मीर में नहीं घुस रहा ना। तो इसका मतलब कि रणनीतिक रूप से अमेरिका ने कम से कम इतना जो कुछ किया है वो सही कदम है। सही कुछ भी कदम नहीं है। जिस प्रकार से अमेरिका ने इनको छोड़ा, इनको बलवती बनाया, जिस तालिबान को कोई हाथ लगाना नहीं चाहता था उसको मेन स्ट्रीम किया। दोहा में जिस प्रकार से शांति वार्ताएं चली, आपको ये नहीं लगता कि गनी से जो 14 मिनट की बातचीत हुई थी उसमें गनी को तो बहुत आगे बढ़ा रहे हैं, पुश कर रहे हैं जो बाइडेन साहब कि यार आप लड़ो, हम तो आपको 3 लाख की फौज दिए हैं। गनी साहब चुप हो जाते हैं। ये माजरा क्या था? जो 23 अगस्त के बाद के जो सारी बातें सामने आ रही हैं और राइटर्स ने बाकायदा इन सारी बातों का जिक्र किया है, 1 to 1 जो बातचीत हुई है, तो गनी बहुत कमजोर शासक थे क्या अंतिम समय में? गनी कमजोर तो थे, इस बात से भी कोई दो राय नहीं है। देखिए, पहली बात आप ये मत भूलिए कि गनी ऐसा व्यक्ति था
जिसको पश्तून भाषा तक नहीं आती थी, वो अंग्रेजी और उर्दू में काम चलाता था। गनी उनके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और उनके साथ की जो कोर टीम थी वो डबल पासपोर्ट होल्डर थी, वो यूजुअली वो अमेरिकन सिटीजन भी थी, वो अफगान सिटीजन भी थी। घनी की जो लोकप्रियता थी वो अपने राजमहल से बाहर नहीं थी, यहाँ तक कि उनका जो पठान और या पख्तून जो समुदाय था उसके नेता भी नहीं थे। तो ये सब चीजें कमजोरी थी। प्लस जिस प्रकार का रैम्पेंट करप्शन था, वो करप्शन हमने देखा कि हेलीकॉप्टर भर के और 4 गाड़ियां भर के वो पैसा लेके यूनाइटेड अरब एमिरेट्स भागे। तो जिस प्रकार का करप्शन था, उस करप्शन ने भी पूरा स्ट्रक्चर को जर्जरा दिया था। हमने जो 15 अगस्त के दिन देखा ना भाई साहब, वो तो क्या था, एक रोटन सिस्टम था जिसकी इमारत भर भरा के गिरती हुई दिखी। वो सिस्टम पहले ही रॉट हो चुका था। दूसरी बात, जो बाइडेन साहब कह रहे थे उनको कि आप लड़े, लेकिन वो लड़ नहीं सकते थे। क्यों नहीं लड़ सकते थे? क्योंकि उनकी जो ट्रेनिंग हुई थी अफगान नेशनल आर्मी की, वो अमेरिकन स्टैंडर्ड्स से की गई थी। और अमेरिकन स्टैंडर्ड्स में बिना एयर पावर के पहले एयर पावर डोमिनेट करता है, उसके बाद ग्राउंड ट्रूप्स डोमिनेट करते हैं। जब इन लोगों ने अपने कॉन्ट्रैक्टर्स अमेरिका ने विड्रॉ कर लिए तो एयरफोर्स रखी हुई है, लेकिन एयरफोर्स नहीं चल सकती बिना कॉन्ट्रैक्टर्स के, क्योंकि इतना पायलट अपना काम करेगा लेकिन टेक्निकल नो हाउ इतना होता है एयरफोर्स संचालित करने के लिए कि वो अफगानिस्तान की आर्मी कर ही नहीं सकती थी। और बिना एयर पावर के वो लोग कुछ नहीं कर सकते थे, आगे ही नहीं बढ़ सकते थे, क्योंकि उनकी जो ट्रेनिंग हुई थी वो इस प्रकार से हुई थी कि पहले एयर पावर जाएगा, उसके बाद आर्टिलरी जाएगी। अब यहाँ पर तो आर्टिलरी को आगे रख दिया गया। तो ये बेसिक प्रॉब्लम जो थी ना, एक थर्ड वर्ल्ड की आर्मी को फर्स्ट वर्ल्ड की आर्मी की तरह ट्रेनिंग दी गई और फिर एकदम से उसको थर्ड वर्ल्ड का हालात पे ला दिया गया कि अब उस हिसाब से लड़ो, तो वो कैसे लड़ती? ये मैं कह रहा हूं कि जो सूरत हाल बन रहे हैं, सरकार जो आ रही है बारादर के नेतृत्व में, और बारादर ही सब कुछ होने जा रहे हैं ऐसा माना जा रहा है। इधर स्टेन कजई जो वहाँ पे प्रमुख विभाग के अध्यक्ष हो सकते हैं, मंत्री हो सकते हैं, उनके विभाग की भी घोषणा कर दी जाएगी। क्या आपको लगता है कि स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की भी कोशिश भारत के साथ तालिबान करने की पहल करेगा? भाई साहब, मेरा थोड़ा सा मत इसमें अलग है। मैं आज भी ये कहता हूँ कि 6 महीने कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। 6 महीने ना मान्यता देने की जरूरत है, ना कुछ कमेंट करने की जरूरत है सरकारी लेवल पे। हम जैसे लोग, आप जैसे लोग कुछ भी करते रहे, लेकिन 6 महीने वेट एंड वॉच करें। वो क्यों करें? क्योंकि तालिबान भी कोई ऐसा नहीं है कि एक संगठित ग्रुप है, उसके अंदर बहुत सारे फ्रैक्शंस हैं। और अभी जो ये दुनिया में एक अच्छी पिक्चर दिखाने के लिए बहुत से मॉडरेट बातें कर रहे हैं। हो सकता है कि अंदर से ही विद्रोह हो और 6 महीने के बाद जो मॉडरेट एलिमेंट्स हैं उनको साइडलाइन कर दिया जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि इसमें दूसरे भी स्प्लिंटर ग्रुप्स निकले। कैसे निकले कि एक कंपटीशन हो सकता है पावर का, जो कि मुल्ला बिरादर के बीच में और सिराजुद्दीन हक्कानी के बीच में हो। क्योंकि मत भूलिए ये बात, बिरादर को 8 साल तक पाकिस्तान की ISI ने अपनी जेल में रखा था और अंततोगत्वा डोनाल्ड ट्रंप ने छुड़वाया था। तो बिरादर हो सकता है अंदर से पाकिस्तान से अपने आप को फ्री करना चाहे। और दूसरा, उसका पावर के अंदर बीच में जो पड़ा रहेगा, जो ISI का स्टूज बिठा रखा है, तो इंटेलिजेंस का चीफ बना के बिठा रखा और एक होम मिनिस्टर बना के बिठा रखा है। फिर मुल्ला उमर का लड़का भी वहां पर है जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस देखेगा। तो उसके बीच में भी और हक्कानी के बीच में भी और बिरादर के बीच में भी एक कंपटीशन हो सकता है। तो हिंदुस्तान किसको कहां यूज कर सकता है, बहुत सारी सिचुएशन बन सकती हैं। तो अभी ऑब्जर्व करें कि वहां क्या क्या खेल होते हैं। फिर हमको ये भी देखना चाहिए कि जो दूसरे लोग बैठे हैं जैसे हामिद करजाई, अब्दुल्ला, इनको कुछ मिलता है या इनके लोगों को कुछ मिलता है। यदि इनके लोगों को या इनको कुछ मिलता है तो फिर वहां से भी हम अपना इन्फ्लुएंस को, अपने टेंटिकल्स को आगे ले जा सकते हैं। तो मुझे लगता है थोड़ा सा अभी 6 महीने देखें। अभी तो क्या धूल उड़ रहा है, धूल थोड़ा सेटल हो जाने दे। एक बार धूल सेटल होगा तो पिक्चर क्लियर दिखेगी, तब हमको दिखेगा कि दरारें कहाँ पर है। उन दरारों को भर के हम अपना हित सिद्ध कर सकते हैं कि वो हो सकता है दरार जो है वो हक्कानी के बीच में, बिरादर के बीच में या मुल्ला उमर के बेटे के बीच में हो। वो स्पष्ट दिखे कि पावर की स्ट्रगल शुरू हो, तो उसमें भारत भी किसी एक पार्टी के साथ अपना फायदा कर सकता है। नेशनल इंटरेस्ट ही होना चाहिए फाइनली। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि वेट एंड वॉच का एक्सटेंशन अभी 6 महीने तक बढ़ाया ही जाना चाहिए? बिल्कुल बढ़ाना चाहिए, कम से कम 6 महीने करना चाहिए। तब हमको बहुत कुछ होते हुए दिखेगा कि कौन कौन से फ्रैक्शंस हैं और कौन को पावर मिल रहा है वास्तव में, अंदर से कौन नियंत्रण कर रहा है। और फिर दूसरा ये भी मत भूलिए आप कि
चाइना और पाकिस्तान की इक्वेशन क्या रहेंगी। क्यों बोल रहा हूँ ये बात, क्योंकि चाइना यदि फाइनेंस करता है तो वो पूरा वन बेल्ट वन रोड OROP जो उनका प्रोजेक्ट है उसको पूरी तरह से वहां लाने की कोशिश करेगा, लेकिन पाकिस्तान चाहेगा उसको जियोपर्डाइज करे। क्यों? क्योंकि वो चाहेगा कि चाइना का जो इन्फ्लुएंस अफगानिस्तान में हो वो वाया पाकिस्तान हो। लेकिन अगर चाइना खुद फंड कर रहा है तालिबान को तो वो चाहेगा उसका खुद का इन्फ्लुएंस हो, तो उसमें हो सकता है कि टेररिस्ट अटैक्स हो इस प्रकार के, जिसकी वजह से वो काम आगे बढ़े ही नहीं पाए और फिर कहीं ना कहीं दरार उनके बीच में भी दिखे। तो अभी थोड़ा सा रुके, इतना इजी नहीं है। देखिए चाइना आके सब कुछ कर लेगा, ये अफगानिस्तान ही श्रीलंका नहीं है कि जहां पर चाइना ने पैसा लगाया, थोड़ा खरीद लिया उसको और अम्बन टोटा ले लिया। ये अफगान लोग हैं, ये अगर चाइना इनकी जमीन को एक्वायर करने की कोशिश करेगा तो उसको भी गोली मारेंगे। तो थोड़ा बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूँ गुलरेज भाई की मैं तो चाहता हूँ, देखिए अफगानिस्तान में अपने हाथ जलाए ब्रिटिशर्स थे, सोवियतों ने, अमेरिकियों ने, मैं चाहता हूँ कि चाइना भी पूरा जल जाए, हाथ ही नहीं जलाए, उसको लेने दो, उसको कोशिश करने दो जो डेट ट्रैप डिप्लोमेसी करने की कि कर्ज में डुबा दिया। ये इस टाइप के लोग नहीं है कि कर्ज में डूब जाएंगे तो अपना देश दे देंगे, जमीन दे देंगे, ये उल्टा गोली मारेंगे उनको, चिड़ियों को। बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने कही और कम से कम ये बात तो मैं भी मानता हूं कि चाइना यहां पर अपने मक्कारी की राजनयिक पहल के तहत तालिबान के जरिए अफगानिस्तान को लूटने की कवायद तो कर रहा है, लेकिन उसे शायद पता नहीं कि USSR, अमेरिका, ब्रिटेन सबके हाथ अफगानिस्तान में जल रहे आग में जले हैं और अगर तालिबान के जरिए अफगानिस्तान में हाथ डालने की कोशिश चीन करेगा तो चीन भी जलेगा और इस पूरे जलने की उसकी कवायद और उसकी स्थिति को भारत को देखते रहना चाहिए, लेकिन बहुत बारीकी से।